हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरे बुक से सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, वीडियो आज का इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, प्रश्न के साथ में हम उत्तर भी बताएंगे आपको, जो कि अति लघु उत्तरीय का रहेगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। देखिए क्या है पहला प्रश्न, संसाधनों से क्या अभिप्राय है। प्रश्न का उत्तर देंगे, इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए क्या है इसमें कि संसाधनों से आपका क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है, 3 नंबर का। संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है। सिंपल सा प्रश्न क्या पूछा गया कि संसाधनों से आपका क्या अभिप्राय है, या संसाधनों से आप क्या समझते हैं। तो संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, भूमि, श्रम, औजार तथा मशीनें आदि इत्यादि संसाधनों से अभिप्राय रखती है। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल सा इसका उत्तर देना रहेगा। 3 नंबर आपको एग्जामिनर इस पर आपको दे देगा। तो देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जितना प्रश्न पूछा गया है उतना में ही आंसर दीजिए। उसके बाद में देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है कि सामान्य वस्तु क्या है, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं, सामान्य वस्तु किसे कहते हैं। तो ये सब प्रश्न जो है आपका पूछा जाएगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा एक ही होगा। तो देखिए, वह वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर बढ़ती है और आय के कम होने पर घटती है, सामान्य वस्तु कहलाती है। सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से कि यदि कोई आय है, क्या है, यदि कोई उपभोक्ता आय है बढ़ने पर बढ़ती है और उसके आय के कम होने पर क्या होती है, घट जाती है, इसी को हम सामान्य वस्तु कहते हैं या सामान्य वस्तु कहलाती है। को अभी फॉलो नहीं किया भैया इंस्टाग्राम पर, तो जाइए फॉलो कर लीजिए वह। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहते हैं। जो उत्पादन में दीर्घकाल है ये किसे कहते हैं, ये बताना है। तो पूरा आंसर हमने बताया हुआ है, देखिए कॉपी में लिखकर बताया कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए, दीर्घकाल उत्पादन के अंतर्गत उत्पादक के पास पर्याप्त समय होता है, अतः वो सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। उत्पादन में दीर्घकाल इसी को हम कहते हैं। देखिए कितने अक्षर में पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए टोटली 25 शब्दों में है, 25 शब्दों से कम में भी पूछ सकता है, लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है जितना में आपको आंसर देना रहेगा। 3 नंबर तो एग्जामिनर फिक्स है, आपको देगा ही देगा। तो तीसरा प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा स्क्रीन पर चौथा प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आप कहेंगे लघु उत्तरीय पर वीडियो बनाना और दीर्घ उत्तरीय पर वीडियो बनाना, वो भी प्रश्न के उत्तर के साथ में, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो देखिए जो चौथा प्रश्न है 4 नंबर की, कीमत रेखा से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका आंसर देखिए, कीमत रेखा या फर्म का मांग वक्र एक फर्म का औसत संप्राप्ति वक्र होता है, क्योंकि औसत संप्राप्ति का अभिप्राय कीमत से है, तथा मांग वक्र एक फर्म के उत्पादन की कीमत और मांगी गई मात्रा में संबंध दर्शाता है। जो कीमत रेखा है एक फर्म का मांग है, और जो वक्र फर्म का एक औसत संप्राप्ति वक्र है, क्योंकि इसमें जो औसत संप्राप्त होती है ये अभिप्राय कीमत से तथा मांग वक्र से एक फर्म के उत्पादन की कीमत और मांगी गई मात्रा में संबंध दर्शाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कीमत रेखा कहते हैं। कीमत रेखा का आप देख सकते हैं परिभाषा का साथ में आंसर भी दे दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, सिंपल सा आंसर। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, श्रम के मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ होता है। जो एक मजदूर होता है, इसके जो मजदूरी दर का निर्धारण होता है, इसका निर्धारण कहाँ पर होता है। तो श्रम के लिए मजदूरी दर का निर्धारण मांग तथा पूर्ति वक्रों, क्या है, मांग तथा
पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है जहाँ श्रम की मांग तथा पूर्ति संतुलन होती है। श्रम माने एक मजदूर है और किसी मजदूर का जो मांग तथा पूर्ति यानी एक मांग है उसका एक पूर्ति वक्र का प्रतिच्छेदन, तो जो भी बिंदु पर होता है जहाँ पर श्रम की मांग तथा पूर्ति संतुलन में होती है उसी को हम श्रम मजदूरी का निर्धारण कहते हैं। तो पांचवा प्रश्न भी हमारा हो गया। 6 नंबर प्रश्न देखिए, फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ का क्या अभिप्राय है। जो फर्म के द्वारा प्राप्त जो लाभ है इसका अभिप्राय क्या है। देखिए इसका आंसर देखिए क्या है कि फर्म के द्वारा जो प्राप्त लाभ है क्या है, प्राप्त लाभ फर्म द्वारा प्राप्त संप्राप्ति से उपगत लागत के घटाने पर क्या है, उपलब्ध लागत घटाने पर प्राप्त संप्राप्त के बराबर होता है। अब अर्थात देखिए इसका उदाहरण के साथ में देखिए, लाभ ये आपका लाभ हो गया बराबर कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत। तो इसी के फर्म के लागत का अभिप्राय है या इसी को हम फर्म लागत कहते हैं। उदाहरण के साथ में अर्थात के साथ में आपको लिखना होगा। जो हमने रेड पेन यूज किया यहाँ पर आपको ब्लैक और ब्लू यूज करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा गया भैया जब आप रेड पेन यूज करेंगे तो ये आपका गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि रेड पेन यूज करता है एग्जामिनर, और बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखने जाएंगे तो ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन कलरफुल पेन यूज मत कीजिएगा। कोई भी मत यूज कीजिए, कोई भी बता रहा है तो मत यूज कीजिए, क्योंकि आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन स्टूडेंट एग्जामिनर जो होता है उसको बताता नहीं है कि कौन पेन यूज करना चाहिए। तो इसमें आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी यूज नहीं करना है। तो देखिए अब हमारा आ जाता है 7वां प्रश्न क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके आपको 2 घटक बताना है, 2 घटक बताना है। तो देखिए 2 घटक बताइए। इसमें आपका बात है सिंपल सा है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर देंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं जो 2 घटक है समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित प्रकार से हैं या निम्नवत हैं। तो पहला आपका देखिए क्या है, उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत, ये इनका जो 2 घटक होगा पहला। दूसरा है अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार से संबंधित सिद्धांत। ये समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक हैं। तो ये सेक्शन बी से है, यदि आपका सेक्शन ए से आता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आ जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक के बारे में बताना होता, तो यहाँ पर समष्टि का पूछा गया है तो समष्टि का ही बताइए। उसी के बाद में देखिए 8वां प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पर। देखिए क्या है 8वां प्रश्न, माल सूची किसे कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, माल सूची किसे कहते हैं। माल सूची को परिभाषित कीजिए या आपका माल सूची से क्या अभिप्राय है। प्रश्न काफ़ी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा एक ही होगा, सटीक होगा। देखिए आप विकृत निर्मित वस्तुओं अथवा अर्धनिर्मित वस्तुओं अथवा कच्चे मालों का स्टॉक जो कोई फर्म 1 वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है उसे माल या सूची कहते हैं। माल सूची कहते हैं, यही है। आप देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर देना है। जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आंसर दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 3-3 नंबर का है, 10 प्रश्न होगा तो टोटली 24 नंबर का होगा। तो 3 दाइयाँ में 8 शायद प्रश्न होगा आपका, 8 प्रश्न पूछा जाएगा शायद। तो 8 तिरिक 24 क्या होगा, 8 तिरिक 24 टोटली आपका मिल जाएगा। तो 24 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर में भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। जो भारत में केंद्रीय बैंक है इसका आपको नाम बताना है। तो नेम देखिए किस प्रकार से आपको बताना है, उत्तर के साथ में देना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में नहीं पूछा। जब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आपको दिया जाता है। 4 विकल्प दिए जाते हैं, चारों में से एक सही रहता। तो देखिए भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। ये देश की संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, यानी जो सभी गवर्नमेंट प्राइवेट जो बैंक हैं आरबीआई ही सभी बैंकों को क्या करता है, मैनेज करता है, सभी को पेमेंट देता है, सभी की क्या होता है, नियंत्रण करता है सभी बैंकों का। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई 1935 में हुई, और जो भारत का केंद्रीय बैंक है क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही है आरबीआई, शॉर्ट में इसका आरबीआई नाम है। तो भारत में केंद्रीय बैंक का नाम आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। और इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है हम 100 में से 100 आपको दिला कर रहेंगे, और आप भी मेहनत कीजिए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो भी हम वीडियो ला कर आते हैं आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी लेता हूँ इन्हीं में से आपका प्रश्न आएगा। और भी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आता हूँ उसको भी आप तैयार कर लीजिए,
ताकि सारी जो आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो पाए और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो 10 नंबर जो प्रश्न है, सेटेरिस पारिभाषिक क्या है? सेटेरिस पारिभाष का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ बताना है, तो इसका आंसर देखिए, सेटेरिक पारिभाषिक का शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहें, प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास की प्ररूपी रूढ़िकर को सेटेरिक परिभाषा की मान्यता कहते हैं या सेटेरिक परिभाषा दिया जाता है। तो 10 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर देख लीजिए। उसके बाद में अब हमारा अगला आ जाता है, क्या आ जाता है अगला 11 नंबर प्रश्न, सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है? कुछ पॉइंट के थ्रू आपको उद्देश्य बताना है। तो देखिए, पहला आपका आ जाएगा आय का पुनः वितरण, दूसरा आपका आ जाएगा संसाधनों का पुनः आवंटन और तीसरा आर्थिक स्थिरीकरण और आर्थिक स्थिरीकरण और चौथा है आपका सार्वजनिक व्यय एवं आर्थिक समृद्धि। तो ये कुछ 4 है, आपको जो हमने पॉइंट वाइज इस तरह से लिखा है, आपको इस तरह से लिखना है। क्या है, आपको सीरियल वाइज 1 2 3 सीरियल वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पर समझ जाएंगे। आप काफ़ी लेजेंड स्टूडेंट हैं, हमारी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो नहीं समझता है, कभी कभी नहीं समझता है, कभी कभी समझ जाता है। तो आप हमेशा सीरियल वाइज लिखिए, दिखने में भी अच्छा लगेगा और जो एग्जामिनर होगा इम्प्रेस भी होगा, काफ़ी अच्छे मार्क आपको देकर भी जाएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का भी आंसर हमने दे दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, बचत तथा बजट की परिभाषा दीजिए। बचत और बजट की परिभाषा आपको यहाँ पर देना, दोनों में डिफरेंस भी आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। इसका आंसर भी ज़्यादा बड़ा में नहीं है। तो देखिए, बजट का वह बजट है, क्या है, बचत का बजट वह बजट है जिसमें सरकारी प्राप्तियां सरकारी आय से अधिक होती हैं। क्या है, सरकारी जो प्राप्तियां हैं सरकारी आय से अधिक होती हैं। बचत के बजट की परिभाषा ये है। 12 नंबर प्रश्न है, सिंपल सा परिभाषा इसका हमने दे दिया है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है, विदेशी विनिमय बाजार की परिभाषा दीजिए। ये सबसे कुछ धाकड़ प्रश्न है, इसका आंसर भी धाकड़ है। तो विदेशी जो विनिमय बाजार है, इसका बाजार की आपको परिभाषा देना है। उसकी परिभाषा देखिए किस प्रकार से है। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जो विनिमय, क्या है, विदेशी जो बाजार है विनिमय, वो बाजार है जो विभिन्न देशों की मुद्राओं की पूर्ति तथा मांग ब्रैकेट में आपका है और इसके व्यापार ब्रैकेट बंद की देख रेख करता है। इसके दूसरे शब्दों में क्या है, दूसरे शब्दों में वो बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार होता है उसी विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। अब इसको हम कॉन्सेप्ट के साथ में समझ लें कि तो विदेशी जो व्यापार होता है विनिमय बाजार होता है और जो विभिन्न देशों में किसी मुद्राओं की पूर्ति तथा मांग और इसके व्यापार को देख रेख करता है। दूसरे शब्दों में वो बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राएं, क्या है, किसी देश का राष्ट्रीय मुद्राएं का एक दूसरे से व्यापार होता है उसी विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। तो अलग अलग देश का अलग अलग व्यापार होगा, अलग अलग राष्ट्रीय व्यापार होगा, उनकी देश की मुद्राएं खर्च रही होंगी तो वो व्यापार सम्मिलित होते हैं, तो उसी को हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमने दे दिया। अब देखिए, हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या है, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको 2 उदाहरण देने हैं। देखिए, एक नंबर आपको दे दिया जाएगा, 2 नंबर, तो 3 नंबर का है, 3 नंबर दे दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर क्या है तथा अप्रत्यक्ष कर के आपको 2 उदाहरण। तो पहला हम देखेंगे प्रत्यक्ष कर। तो देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में हमने बताया है ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी कलरफुल पेन यूज मत कीजिए, यहाँ पर हमने दिखाने के तौर पर किया है। तो देखिए, प्रत्यक्ष कर में क्या है, आयकर व निगमन कर, क्या है, आयकर व निगम कर, ये प्रत्यक्ष कर में आपका शामिल होता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, यानी इसका उल्टा, तो मूल्य वृद्धि कर व बिक्री कर, ये आपका अप्रत्यक्ष कर में आता है। तो दोनों में आपका 2 डिफरेंस बता दिया हमने। प्रत्यक्ष कर में आयकर व निगम, अप्रत्यक्ष कर में मूल्य वृद्धि व बिक्री कर, ये आपका हो गया। तो 14 नंबर प्रश्न में हमने इसको क्लियर कर लिया। अब देखिए, हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या है, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है। ये आपके पूरे बुक से लिया गया है, जो आपका
NCERT क्या है, जो आपका NCERT का बुक है, पूरे बुक से ही लिया गया सभी प्रश्न हैं। आप जाएंगे सारे प्रश्न को मिलाएंगे, आपके बुक में ही मिल जाएगा। और इन सभी प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन ले लीजिए, इस सारे प्रश्नों को नोट करते चले जाइएगा, प्रश्न के साथ में उत्तर को, और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर है आपका नज़दीक आ चुका है और इकोनॉमिक्स में आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो तैयारी आपको इस प्रकार से करनी ताकि आप 100 में 90 या 90+ मार्क्स तो ला ही पाएँ। तो इस प्रकार से आप मेहनत कीजिए, और यदि आप मेहनत करेंगे तो नंबर तो आपका कोई नहीं काट सकता। तो देखिए 15 नंबर आपका प्रश्न क्या है, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है। क्या है, जो मांग वक्र है इसका दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना यह दर्शाता है कि वस्तु की अपनी कीमत में, क्या है, वस्तु की अपनी कीमत में बिना किसी परिवर्तन के वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। सिंपल सा इसका जो प्रश्न है का इसका उत्तर देखिए क्या है, कि जो मांग वक्र है दाईं ओर खिसकता इसलिए है कि जो मांग वक्र क्या है, किसी वस्तु की अपनी कीमत में बिना किसी परिवर्तन के वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, इसी को दाईं ओर खिसकना मांग वक्र का दर्शाता है। तो ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हमने अति लघु उत्तरीय था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसका आंसर हमने बता दिया, आपको आंसर के साथ में बताया है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर भी हमने दे दिया है पूरा डिटेल में। 15 प्रश्न था, वो भी अर्थशास्त्र, जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए अति लघु उत्तरीय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि आप कहेंगे हमें लघु उत्तरीय और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है विस्तृत उत्तरीय पर, तो उस पर भी हम प्रश्न सहित उत्तर बनाएंगे और इम्पोर्टेंट पर बनाएंगे, ताकि जो आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी मार्क आ पाएँ, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी मिल पाए नंबर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छी सी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।